बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम, जिसे वेंट्रिकुलर एस्केप भी कहते हैं। असल में गाइटन में एक पेचीदा सा टॉपिक की तरह लिखा हुआ है। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपने एक फ़्लो चार्ट की सूरत में लिखना होता है। तो फ़्लो चार्ट इसका शुरू करते हैं कि इसको किस तरह लिखना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एवी कंडक्शन सीजेस और स्टॉप्स। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है कि ए बी नोड से जो कंडक्शन हो रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो दूसरा स्टेप इसका क्या होता है? वेंट्रिकल्स डू नॉट स्टार्ट देयर ओन बीटिंग बिफोर 5 to 30 सेकेंड। तो वेंट्रिकल्स 5 से 30 सेकेंड तक बिल्कुल अपनी जो बीटिंग है स्टार्ट नहीं करते, जो एवी नोड से आ रही होती है उस पे इन्हसार किए हुए होते हैं। इसके बाद इससे क्या होता है? ओवर ड्राइव सुप्रेशन हो जाती है। ओवर ड्राइव सुप्रेशन क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी ऑफ ventricles is first suppressed because driven by atria at greater speed। तो एक्साइटेबिलिटी जो वेंट्रिकल्स की होती है वो पहले सुप्रेस हो जाती है। क्यों सुप्रेस हो जाती है? क्योंकि वो एट्रिया से जो कंडक्शन हो रही थी एवी नोड से, वो बहुत तेज स्पीड से हो रही थी। इस वजह से कुछ देर के लिए जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी सुप्रेशन हो जाती है। तो इसके बाद क्या स्टेप होता है? इसके बाद का स्टेप है पुरकिंजी सिस्टम बियॉन्ड द ब्लॉक ये कौन सी जगह हो सकती है? यूजुअली आमतौर पर डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड। तो पुरकिंजी सिस्टम बियॉन्ड द ब्लॉक जो कि आमतौर पर यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड होता है, उससे क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ rhythmicity at rate 15 to 40 times per minute। तो पुरकिंजी सिस्टम बियॉन्ड द ब्लॉक डिस्टल पार्ट जो होता है एवी नोड का, उससे रिदमिसिटी यानी कि रिदम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो कि कितना होती है? 15 to 40 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद क्या होता है? ये जो रिदमिसिटी है या रिदम है किस के तौर पर एक्ट कर रही होती है? एक्ट एज पेसमेकर ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स के लिए पेसमेकर के तौर पर काम कर रही होती है। इसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर एस्केप। दूसरे लफ्जों में स्टोक्स एडम सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इससे नतीजा क्या निकलता है? ब्रेन कैन नॉट रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन
4 to 7 सेकेंड विदाउट ब्लड सप्लाई। तो ब्रेन जो होता है अगर उसे 4 से 7 सेकंड के लिए ब्लड सप्लाई ना दी जाए तो वो एक्टिव नहीं रहता, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है? फेंटिंग। फेंटिंग जिसे साइन को भी कहा जाता है। आफ्टर वेंट्रिकुलर एस्केप, यानी कि जब ये वेंट्रिकुलर एस्केप ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? साफ ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई टू ब्रेन मेंटेन हो जाती है। तो इससे क्या होता है? रिकवरी ऑफ ब्रेन फ्रॉम फेंट एंड पर्सन सस्टेन। तो स्टोक्स एडम सिंड्रोम जो कि गाइटन में एक बिखरा हुआ टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसको इस तरह फ्लो चार्ट में अगर आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टोक्स एडम सिंड्रोम वेंट्रिकुलर एस्केप जिसे भी कहा जाता है, तो इसके प्रोसेस सबसे पहले क्या होते हैं कि एवी कंडक्शन सीज यानी कि स्टॉप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 5 से 30 सेकेंड तक अपनी बीटिंग स्टार्ट नहीं करते, उसके बाद वो शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? ओवर ड्राइव सुपरेशन होती है, जो कि वेंट्रिकल पहले एवी नोड से कंडक्शन ले रहे थे, एक्साइट हो रहे थे, वो कुछ देर के लिए यानी कि सुप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद पुरकिंजी सिस्टम बियॉन्ड द ब्लॉक जो कि आमतौर पर डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड होता है, वहाँ से क्या होता है? डिस्चार्ज रिदमिसिटी एट द रेट ऑफ 15 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो ये काफ़ी स्लो रिदमिसिटी है जो कि वेंट्रिकल्स के पेस मेकर के तौर पर काम कर रही होती है। इसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर एस्केप। ब्रेन जो होता है अगर उसे 4 से 7 सेकंड के लिए ब्लड सप्लाई ना दी जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है, जिससे फेंटिंग और जिसे साइन को भी कहा जाता है वो हो जाती है। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर एस्केप खत्म हो जाता है यानी कि ब्लड सप्लाई ब्रेन को बहाल हो जाती है, उससे रिकवरी ऑफ द ब्रेन हो जाती है और फेंट से बंदा रिकवर हो जाए, उसके बाद पर्सन जो होता है वो सस्टेन कर लेता है। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि बैरो रिसेप्टर in the carotid region of carotid artery or artery wall or सेंसिटिव। तो बैरो रिसेप्टर जो कि कैरोटिड रीजन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी वॉल में होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनसे क्या होता है? अगर मेल्ड एक्सटर्नल प्रेशर नेक पे लगाया जाए तो उससे क्या होता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्ट्रॉन्ग बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो जाता है। जैसे फिर क्या करता है, यानी कि ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है ये क्या आगे अमल करता है? इंटेंस वैगल एसिटाइल कोलाइन इफेक्ट ऑन हार्ट। तो ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्ट जो होता है रिफ्लेक्स, ये क्या करता है? वैगल एसिटाइल कोलाइन इफेक्ट हार्ट पे करवाता है, जिससे क्या हो जाता है? एक्सट्रीम ब्रेडी कार्डिया। अगर इसकी एक कंडीशन भी है, सम टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर ये रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टॉप हार्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड। तो ये रिफ्लेक्स अगर पावरफुल हो जाए तो उससे क्या होता है? हार्ट 5 से 10 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाता है। अगर हार्ट 5 से 10 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाए तो उससे क्या होता है? हम जानते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है।
जिसे हम साइन को भी कहते हैं। तो कैरोटिड साइनस सिंड्रोम है, इसको हम फ्लो चार्ट की सूरत में कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले बैरोरिसेप्टर इन द कैरोटिड रीजन ऑफ कैरोटिड आर्टरी वॉल आर सेंसिटिव। तो जो कैरोटिड रीजन यानी कि कैरोटिड आर्टरी वॉल के जो पार्ट होता है वो एक्सट्रीमली जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ब्लड प्रेशर ऑन द नेक, अगर थोड़ा सा प्रेशर भी नेक पे दिया जाए तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाता है और वेगल एसिटाइल कोलाइन इफेक्ट जो होता है हार्ट पे होता है, जिससे एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। अगर ये रिफ्लेक्स पावरफुल हो तो उससे क्या होता है, दिल जो है, हार्ट जो है 5 से 10 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है और उससे कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है और उसे साइनकोप भी कहा जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का फ्लो चार्ट हमने कैसे बनाना है, तो इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है, मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल कार्डियक एरिथमियाज, ये सबसे ज़्यादा कार्डियक एरिथमियाज में सबसे ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अगर इसे इफ़ नॉट स्टॉप्ड इन 1 to 3 मिनट्स इज़ फेटल, अगर 1 से 3 मिनट तक इसे स्टॉप ना किया जाए तो ये बिल्कुल ख़तरनाक बन जाती है। कार्डियक मसल बरसर्क विद इन वेंट्रिकुलर मसल मास, तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो बिल्कुल बरसर्क यानी कि गज़बनाक हो जाते हैं, गज़बनाक हालत में आ जाते हैं विद इन द वेंट्रिकुलर मसल मास। तो इससे क्या होता है, स्टिमुलेट वन पोर्शन ऑफ मसल यानी कि वेंट्रिकुलर मसल, देन another, then another, and feeding back to re-excite the same ventricular muscle. तो इससे क्या होता है, इक्वल प्रपोर्शन ऑफ ventricular muscle are contracting at the same time. Some equal portion are relaxing. तो जो वेंट्रिकुलर मसल है उसका कुछ जो पोर्शन है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है और कुछ पोर्शन क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। तो इससे नतीजा क्या निकलता है, सो नेग्लिजिबल और नो ब्लड इज pumped by ventricles। तो इससे क्या नतीजा निकलता है, unconsciousness occur within 4 to 5 seconds। ये अनकॉन्शियसनेस क्यों होती है, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन, ब्रेन तक ब्लड नहीं जा रहा होता, जिससे क्या होती है, अनकॉन्शियसनेस अक्कर हो जाती है। इससे क्या नतीजा निकलता है, इट इररिट्राइवेबल डेथ ऑफ टिश्यू occur throughout body in few minutes। तो यानी कि ला इलाज डेथ ऑफ टिश्यूज़ हो जाती है, जिससे पूरे जिस्म के जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं, यानी उनकी डेथ काज हो जाती है। यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो कार्डियक एरिथमियाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीरियस है। अगर इसे 1 से 3 मिनट तक स्टॉप ना किया जाए तो ये बिल्कुल ख़तरनाक हो जाती है। कार्डियक मसल इसमें क्या कर जाते हैं, बरसर कर जाते हैं वेंट्रिकुलर मसल मास में। इससे क्या होता है, ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। एक पोर्शन जो होता है मसल यानी वेंट्रिकुलर मसल का दूसरे पोर्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है और दूसरा तीसरे को, इसी तरह स्टिमुलेट करते जाते हैं। और जो
वही सेम पोर्शन है वो क्या करता है, फीडिंग बैक करता है टू रीएक्साइट द सेम वेंट्रिकुलर मसल। इससे क्या होता है, जो इक्वल पोर्शन है वेंट्रिकुलर मसल का वो कंट्रैक्ट भी कर रहा होता है और इक्वल पोर्शन क्या कर रहा होता है, रिलैक्स भी कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम या नो ब्लड इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स से बिल्कुल कम या बिल्कुल ब्लड जो पंप हो ही नहीं रहा होता। इससे क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस होती है 4 से 5 सेकंड में। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस क्यों होती है, अनकॉन्शियसनेस ये हो रही होती है कि ब्लड फ्लो ब्रेन को रुक जाता है। इससे क्या होता है, यानी कि ला इलाज इरिट्राइवेबल यानी कि ला इलाज डेथ ऑफ टिश्यू हो जाती है, यानी कि पूरे जिस्म में जो टिश्यू होते हैं वो कुछ मिनट में यानी कि मरने लग जाते हैं, उनकी डेथ काज होने लग जाती है। साइनस इरिथमिया, इसका फ्लो चार्ट हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या होता है कि साइनस इरिथमिया रिजल्ट फ्रॉम यानी कि किस चीज़ से साइनस इरिथमिया हो रहा होता है, तो ये हो रहा होता है अल्टर ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल टू एस ए नोड। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल जो ऐसे नोड को आ रहे होते हैं उसमें तब्दीली आ जाती है जिससे साइनस इरिथमिया हो जाता है। तो अगर ये साइनस इरिथमिया जो है रेस्पिरेटरी टाइप हो तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ साइनस इरिथमिया, तो उससे ये रिजल्ट निकलता है स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम मेडुलरी टू वेजोमोटर सेंटर। तो अगर रेस्पिरेटरी टाइप का साइनस इरिथमिया हो जाए तो वो किससे होता है, स्पिल ओवर ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम मेडुलरी टू वेजोमोटर सेंटर। तो ये स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल क्या कॉज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इम्पल्सेस बाय सिंपैथेटिक एंड वेगस नर्व। तो साइनस इरिथमिया का फ्लो चार्ट हमने बनाया कि जो कि किस वजह से हो रहा होता है। अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल जो ऐसे नोड को जा रहे हैं उसमें कोई तब्दीली हो जाए, तो अगर ये साइनस इरिथमिया रेस्पिरेटरी टाइप हो तो वो किस चीज़ से वजूद में आता है, स्पिल ओवर ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम मेडुलरी टू वेजोमोटर सिग्नल सेंटर। तो स्पिल ओवर ऑफ सिग्नल क्या काज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इम्पल्सेस बाय सिंपैथेटिक एंड वेगस नर्व। साइनस इरिथमिया में पहले जो गाइडन में लिखा हुआ है वो किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि कार्डियोटैकोमीटर। ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, क्यू आर एस कम्प्लेक्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते होते हैं। हाइट ऑफ सक्सेसिव स्पाइक्स। इसके बाद जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो 5% तक होता है। इसके बाद अगर डीप ब्रीदिंग हो तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंट होता है, 30% होता है। एट्रियल फ्लटर, जिसमें क्या होता है, सार्टोथ लाइक वेव्स बनती हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया is 200
to 350 beats पर मिनट। तो इससे क्या होता है, वन साइड ऑफ एट्रिया कंट्रैक्ट, अदर साइड रिलैक्स। तो एक साइड जो होती है वो कंडक्शन कर रही होती है और दूसरी साइड क्या कर रही होती है, रिलैक्सेशन कर रही होती है। तो ब्लड pumped by atria वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, सिग्नल्स फ्रॉम SA node reach AB node too rapidly, so all signals cannot pass because of refractory period of AB node and AB bundle. Therefore, 2 or 3 beats of atria for single beat of ventricle। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एट्रियल फ्लटर का फ्लो चार्ट, जिसमें साटोथ लाइक वेव्स बन रही होती हैं। तो रेट ऑफ कंडक्शन जो एट्रिया की है वो 200 से 350 बीट्स पर मिनट होती है। वन साइड ऑफ एट्रिया कंट्रैक्ट कर रही होती है और दूसरी साइड क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। एट्रिया से जो ब्लड पंप हो रहा होता है वो कम हो जाता है। ये कम क्यों होता है, क्योंकि सिग्नल जो एबी नोड तक ऐसे नोड से आ रहे थे वो ज़्यादा तेज़ी से आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सारे सिग्नल हैं वो पास नहीं कर पाते। क्यों पास नहीं कर पाते एबी नोड से, क्योंकि एबी नोड का एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जिसकी वजह से सारे सिग्नल एबी नोड से पास नहीं कर पाते जो कि ऐसे नोड से आ रहे होते हैं। इस वजह से जो एट्रिया होता है वो 2 या 3 मरतबा बीट कर रहा होता है, जबकि वेंट्रिकल 1 मरतबा बीट कर रहा होता है। पॉल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हो रहा होता है एडिशनल नोडल टिश्यू कैन यानी कि कंडक्शन, यानी कि इसको क्या कहेंगे, बंडल ऑफ केंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो एडिशनल नोडल टिश्यू कंडक्शन हो जाती है, यानी कि जिसे हम बंडल ऑफ केंट भी कहते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के दरमियान। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कंडक्ट्स मोर देन ए बी नोड। ये बंडल ऑफ केंट जो होते हैं वो ए बी नोड से भी ज़्यादा कंडक्शन करवा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, वन वेंट्रिकल इज एक्साइटेड अर्ली। एक वेंट्रिकल जो होता है वो जल्दी से एक्साइट कर जाता है, यानी कि जिससे रिजल्ट क्या निकलता है, शॉर्ट पी आर इंटरवल बट प्लस प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर एस डिफ्लेक्शन।
इससे क्या होता है, पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया followed by atrial premature beat। तो इससे क्या रिजल्ट हो जाता है, सर्कस मूवमेंट। तो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम असल में क्या है, इसमें क्यूटी जो प्रोलॉन्ग हो जाता है, कार्डियक रिपोलराइजेशन। अच्छा, इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, एडिशनल नोडल टिश्यू कंडक्शन हो जाती है, यानी कि बंडल ऑफ केंट जो है वो कंडक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल के दरमियान। तो कंडक्ट मोर कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी कंडक्शन जो है भी नोड से ज़्यादा होती है, यानी कि एक वेंट्रिकल जो होता है वो पहले एक्साइट कर जाता है, यानी टाइम से भी पहले एक्साइट कर जाता है। इससे पी आर इंटरवल शार्ट हो जाता है और क्यू आर एस डिफ्लेक्शन जो होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया हो जाता है, जो कि एट्रियल प्रीमेच्योर बीट की वजह से हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, सर्कस मूवमेंट हो जाती है।